नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्लिगेशन। तीनों के ऑब्लिगेशन देखेंगे हम। मैनेजर टू वन ओपन ऑफर मर्चेंट बैंकर का ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ द टारगेट कंपनी उसका ऑब्लिगेशन क्या है, और ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर कि एक्वायरर के क्या ऑब्लिगेशन रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्वायरर के क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेंगे। तो सबसे पहले जो एक्वायरर एक्विजिशन कर रहा है तो उसके पास में इतना पैसा है कि नहीं है कि वो एक्वायर कर सके, तो वो एक्वायरर की ऑब्लिगेशन होती है कि वो इनफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट करे, जिस अरेंजमेंट के थ्रू वो एक्विजिशन करना चाहता है। तो सबसे पहले ऑब्लिगेशन क्या होती है, वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करे। सेकंड, अगर मान लो वो एक्वायरर जो है वो किसी भी मटेरियल असेट ऑफ द टारगेट कंपनी, किसी भी टारगेट कंपनी के कोई मटेरियल एसेट से उसको एलिनिएट करना चाहता है। एलिनिएट मतलब सेल या एक्सचेंज या इनकम ब्रांच वगैरह उसके ऊपर कुछ चार्ज वगैरह क्रिएट करना चाहता है, तो उस एक्वायरर को पहले से ही पब्लिक अनाउंसमेंट जो कर रहा है या फिर लेटर ऑफ ऑफर दे रहा है उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए कि ये एक्वायरर टारगेट कंपनी की इस असेट को सेल करना चाहता है या फिर इनकम ब्रांच क्रिएट करना चाहता है उसके ऊपर। ऐसा अगर लिखा है तो दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट। अदरवाइज अगर उसने डिस्क्लोज नहीं करा तो जिस दिन से एक्वायर में एक्विजिशन हो गया उस एक्विजिशन के 2 साल तक ऐसा कोई भी मटेरियल असेट ऑफ द टारगेट कंपनी को वो एक्वायरर एलिमिनेट, सेल, इनकम ब्रांच वगैरह नहीं कर सकता। करना चाहता है तो उसको पब्लिक अनाउंसमेंट में, लेटर ऑफ ऑफर में उसका इंटेंशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो ऐसा करना चाहता है। अगर नहीं करेगा तो 2 साल तक वो एक्विजिशन होने के 2 साल तक वो ऐसा कोई मटेरियल एसेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये एक ऑब्लिगेशन होती है एक्वायरर की। तीसरा, जितने भी सारे अनाउंसमेंट कर रहा है वो पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, लेटर ऑफ ऑफर दे रहा है, फिर एक वो पब्लिक नोटिस दे रहा है कब, जब हमारा कंप्लीट हो गया, टेंडरिंग पीरियड कंप्लीट हो गया और पेमेंट कर दिया तो पेमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो वो पब्लिक नोटिस दे रहा है। इन सब के अंदर जो कंटेंट लिख रखा है वो कंटेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उस गलत नहीं होना चाहिए कि वो ऑब्लिगेशन किसकी होती है, एक्वायरर की होती है। और फोर्थ कंडीशन, इस पूरे पीरियड के दौरान, ओपन पीरियड के दौरान कोई भी एक्वायरर है वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकता। इन शेयर को, वो शेयर जो उसने टारगेट कंपनी में एक्वायर करके रख रखी है, आप पहले से तो और एक्विजिशन करना चाहते हो उस कंपनी का और ओपन पीरियड के दौरान ही आप उस टारगेट कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हो, तो ऐसा अलाउ नहीं होगा। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द टारगेट एक्विजिशन एक्वायर कंपनी कि वो अपने शेयर्स को, टारगेट कंपनी के शेयर्स को सेल नहीं करे ड्यूरिंग द ओपन ऑफर पीरियड। 4 ऑब्लिगेशन हो गई। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कोई मटेरियल एसेट को एलिनिएट करना है तो उसके लिए डिस्क्लोजर देने की ऑब्लिगेशन। सारे डिस्क्लोजर के कंटेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है उसका ऑब्लिगेशन, और कोई भी शेयर को सेल ना करे उसका ऑब्लिगेशन। 4 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं एक्वायरर के ऊपर। अब बात करें हम टारगेट कंपनी की। टारगेट कंपनी के क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है कि ऑफर पीरियड चल रहा है, तो ऑफर पीरियड कब से चलता है, जिस दिन से इंटेंशन देता है कि एक्वायर करना चाहता है या पब्लिक अनाउंसमेंट करा उस दिन से लेकर जिस दिन तक पेमेंट करा तब तक ओपन ऑफर पीरियड चलता है। ऑफर पीरियड चलता है, उस ऑफर पीरियड के अंदर टारगेट कंपनी जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस जो भी है उस बिजनेस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो भी वो बिजनेस करती है कंपनी, उस एक्विजिशन के हिसाब से उसके बिजनेस पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना पड़ेगा टारगेट कंपनी को। सेकंड, मैंने बोला था कि जब ओपन ऑफर प्रोसेस बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि टारगेट कंपनी हेल्प करती है एक्वायरर को, तो किन किन शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर जाएगा उस लिस्ट को भी फाइनल कौन करता है, टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी हेल्प करती है एक्वायरर को कि हाँ, हमारी, आप जिस दिन एक्विजिशन करना चाहते हो, आप टेंडरिंग पीरियड ओपन करना चाहते हो, उस दौरान हमारे कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है उसको बताने का ऑब्लिगेशन भी किसके ऊपर रहता है, टारगेट कंपनी के ऊपर। और साथ में एक और ऑब्लिगेशन बताया था कि जैसे टेंडरिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उस खत्म होने के बाद में किन किन लोगों ने अपने शेयर्स को टेंडर करा है उस लिस्ट को फाइनल करने का काम भी कौन करता है, हमारा टारगेट कंपनी। और एक और चीज रहती है, जिस दिन से पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से क्या करना पड़ेगा, टारगेट कंपनी को एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। और इस कमेटी का काम क्या होगा, ये कमेटी का काम होगा ये अपने रिव्यूज वगैरह देगा या रिकमेंडेशन कह सकते हैं, रिकमेंडेशन देगा टारगेट कंपनी को कि
इस टारगेट कंपनी को उस एक्वायरर के द्वारा ओपन ऑफर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब उस टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन देगा एक इंडिपेंडेंट कमेटी देगी, और इंडिपेंडेंट कमेटी को बनाने का काम किसका रहेगा, टारगेट कंपनी का। कब देगी, जिस दिन से टेंडरिंग पीरियड ओपन हो रहा है उससे प्रायर 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज प्रायर उस इंडिपेंडेंट कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन टारगेट कंपनी को प्लस उस टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। अब दो जनों की ऑब्लिगेशन हमने पढ़ ली। लास्ट मैनेजर टू वन ओपन ऑफर, जो हमारा कौन होता है, मर्चेंट बैंकर। अब इसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है, जनरली जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि मर्चेंट बैंकर की ऑब्लिगेशन क्या होती है, वो कॉमन ही मिलेगा। सबसे पहले ऑब्लिगेशन होती है उसकी कि जो पर्सन एक्वायरर कर रहा है वो एक्वायरर एलिजिबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यार उसको सेबी ने डिपार्ट कर रखा है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक करने का काम भी किसका होगा, मर्चेंट बैंकर का। सेकंड, फर्म अरेंजमेंट, वो एक्वायरर फर्म अरेंजमेंट करके बैठा ही नहीं बैठा है, उसको चेक करने की ऑब्लिगेशन किसकी होगी, मैनेजर टू वन ओपन ऑफर। तो 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक्वायरर की एलिजिबिलिटी प्लस एक्वायर्ड ने जो फर्म अरेंजमेंट कर रखे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रखे, वो उसके पास इनफ है कि नहीं है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी अराइजेज इन द ओपन ऑफर। सेकंड, जो वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा था, सारे पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, लेटर ऑफ ऑफर और पोस्ट नोटिस, इन सारे के कंटेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो ये अपना कॉमन हो गया, एक्वायरर को भी ध्यान रखना है और मर्चेंट बैंकर को भी ध्यान रखना है कि जो कंटेंट है वो सारे ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। प्लस एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट देने का काम भी इसका मर्चेंट बैंकर का। फोर्थ, जितने भी इंटरमीडिएरी इस ओपन ऑफर की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे वो सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए सेबी के साथ में। मतलब कोई स्टॉक ब्रेकर इन्वॉल्व है ऐसे पब्लिक ऑफर में, ओपन ऑफर में, तो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं सेबी के पास में, उसका ध्यान भी किसको रखना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर को रखना पड़ेगा। प्लस जिस दिन से पेमेंट हो जाता है उस दिन से पेमेंट होने के 15 दिन के अंदर अंदर मैनेजर को एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी कि हाँ इस एक्विजिशन जो हुआ उसमें सेबी के एससी/एसटी रेगुलेशन के सारे जितने भी रेगुलेशन है उनका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किसका कंप्लायंस नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसी एक पूरी रिपोर्ट जिस दिन से पेमेंट कर दिया उस पेमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर मर्चेंट बैंकर को बनानी पड़ेगी। सिंपल सा वापस देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्वायरर क्या होगा, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वो एलिनेट वाली बात, वो उसको डिस्क्लोजर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सारे कंटेंट ट्रू एंड फेयर होने चाहिए और कोई भी शेयर्स को सेल नहीं कर सकता। टारगेट कंपनी की क्या होना चाहिए कि ओपन ऑफर पीरियड के दौरान अपना जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस, जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस करे उसमें कुछ फर्क नहीं आना चाहिए। लिस्ट देनी है टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को, किसको, एक्वायरर को, उसको उससे पता पड़ेगा कि किस किस को लेटर ऑफ ऑफर देना है। टेंडरिंग पीरियड में जितने भी शेयर होल्डर ने अपना शेयर्स को टेंडर करा उस लिस्ट को फाइनल कराने का ऑब्लिगेशन भी किसकी रहेगी, टारगेट कंपनी की। प्लस पब्लिक अनाउंसमेंट, टारगेट कंपनी इंडिविजुअल पब्लिक अनाउंसमेंट जब हो रहा है उसमें टारगेट कंपनी एक इंडिपेंडेंट कमेटी को बनाएगी और वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि एक्वायरर को शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। फिर मैनेजर टू वन ओपन ऑफर, मर्चेंट बैंकर की ऑब्लिगेशन, वो एक्वायरर की एलिजिबिलिटी प्लस फाइनेंशियल अरेंजमेंट चेक करेगा, प्लस कंटेंट देखेगा वो सारे ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, एक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बना के देगा, सारी की सारी इंटरमीडिएरी रजिस्टर्ड है कि नहीं है सेबी के पास पे वो देख करेगा। प्लस जिस दिन से पेमेंट हो गया उस पेमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि सारे के सारे जो सेबी एसएसटी रेगुलेशन के कंप्लायंस है वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कब किसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, कब करना पड़ता है और किसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, और बाद में बताऊंगा मैं आपको कि डिस्क्लोजर और ओपन ऑफर में फर्क कब है, कब किसी एक्वायरर को डिस्क्लोजर ही देना है और कब किस एक्वायरर को ओपन ऑफर देना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बताऊंगा। पहले देखते हैं कि डिस्क्लोजर किसको देना पड़ेगा। सबसे पहले रेगुलेशन 29(1) में बोल रखा है कि कोई भी एक्वायरर अलोंग विथ हिज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न
वो किसी भी टारगेट कंपनी की शेयर्स को 5% से ज़्यादा एक्वायर करता है, 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर नहीं, 5% उसके लाइफ में कभी भी वो क्रॉस करता है 5% की लिमिट को, तो उसको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी। कब देगा? विद इन 2 वर्किंग डेज। जिस दिन से वो 5% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है अपनी लाइफ में कभी भी, तो उस एक्वायरर को या फिर उस एक्वायरर को अपनी पर्सन एक्टिंग कंसर्न के साथ में देखना पड़ेगा कि वो 5% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। जिस दिन वो क्रॉस कर रहा है उस दिन के 2 दिन 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी। सिंपल। रेगुलेशन 29(2) क्या बोलती है कि कोई भी एक्वायरर या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न जो ऑलरेडी होल्ड करता है कितना 5% से ज़्यादा और किसी भी टाइम 2% से ज़्यादा की शेयर्स को परचेज करता है या फिर 2% से ज़्यादा की शेयर्स को बेचता है, इन सच केस उसको भी सेम डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच एक्विजिशन टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी। सिंपल। डिस्क्लोजर और ओपन ऑफर में फर्क क्या लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक्वायरर है 5% से ज़्यादा की लिमिट को क्रॉस कर रहा है कभी भी लाइफ में, तो उसको करना है डिस्क्लोजर देना विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी। और एक्वायरर को ऑलरेडी 5% से ज़्यादा की शेयर्स को एक्वायर करके बैठा है और वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2% से ज़्यादा के शेयर्स को एक्वायर कर रहा है या सेल कर रहा है, तो इन सच कंडीशन उसको वापस सेम टाइमलाइन के अंदर सेम पर्सन को डिस्क्लोजर देना है। अब रेगुलेशन 31 बोलती है, ये बोलती है एक्वायरर की बात में। 31(1) बोलता है प्रमोटर के बारे में। कोई भी प्रमोटर वगैरह है वो किसी भी टारगेट कंपनी की शेयर्स को इनकम ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका प्रमोटर है मिस्टर बी। मिस्टर बी कंपनी की किसी भी एसेट को इनकम ब्रांच करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हाइपोथिकेट करना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो ऐसा कोई इनकम ब्रांच क्रिएट करा है उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको सेम डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू इसको टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ टारगेट कंपनी। वहाँ पर 2 वर्किंग डेज थे, यहाँ पर वर्किंग डेज में फर्क आ गया, यहाँ पर 7 वर्किंग डेज। और वही प्रमोटर एज पर रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 2, वही प्रमोटर उस क्रिएशन वाले की जगह क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। किसी भी इनकम ब्रांच को क्रिएट कर रहा है या फिर किसी भी इनकम ब्रांच को रिलीज कर रहा है, तो सेम विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम सच रिलीज। यहाँ पे क्या हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है। तो रिलीज के 7 वर्किंग डेज के अंदर टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ टारगेट कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। प्लस रेगुलेशन 31(4) में क्या बोला गया है कि आप ये डिस्क्लोजर तो देंगे, ये एक प्रकार से कह सकते हैं इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर है कि जैसे ये हुआ आप डिस्क्लोजर दे रहे हो, प्लस एक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर आ जाएगा जो आपको कुछ करो या कुछ ना करो तो भी आपको देना ही देना है। किसको देना है? प्रमोटर को। प्रमोटर को हर एक साल खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही कोई भी साल खत्म हो रहा है 31 मार्च है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी कि उसने जितने पूरे साल में जितने भी शेयर्स वगैरह जितने भी इनकम ब्रांच क्रिएट करे थे या जितने भी रिलीज करे वो रिपोर्ट कर दिए हैं, और उसके अलावा कोई और ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है जो उसको करना था और उसने नहीं करा। पूरे साल में अगर है तो भी उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पूरे साल में कुछ नहीं करा तो भी उसका एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कुछ नहीं करा मैंने। तो ऐसा हर एक साल खत्म होने के अंदर में करना पड़ेगा। ये सारे क्या थे कि अगर हुए इवेंट के ऊपर थे, अगर इवेंट हुआ तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बट इसकी बात करो सिर्फ, तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हर एक साल देना है, भले आपने करा है कि नहीं करा है, साल एंड हुआ, एंड होते ही आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द टारगेट कंपनी को आप एक डिस्क्लोजर देंगे। अब बात करते हैं हम, इससे कंपेयर करेंगे हम कि डिस्क्लोजर और ओपन ऑफर में फर्क क्या होता है। यहाँ पे बात क्या करी हमने, कोई भी पर्सन अपना शेयर्स की लिमिट को 5% से क्रॉस करता है या फिर किसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं, कभी भी अपनी लाइफ में 5% से ज़्यादा होल्ड करके बैठा है और 2% से ज़्यादा की शेयर को सेल करता है या परचेस करता है, तब उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 5% की लिमिट क्रॉस करता है या फिर 5% से ज़्यादा पहले से होल्ड करके बैठा हुआ है
और किसी भी टाइम 2% से ज़्यादा के शेयर को सेल करता है या परचेस करता है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जबकि हम बात करें ओपन ऑफर की, तो ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट क्या थी कि कोई पर्सन 25% की लिमिट क्रॉस करता है या 25% से ज़्यादा एक्वायर करके बैठा है और किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे किसी एक फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज़्यादा एक्वायर करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्वायर करने की बात करें, परचेज करने की बात करें, बट यहाँ पे डिस्क्लोजर में क्या है, उसको परचेज भी कर सकता है या फिर 2% से ज़्यादा सेल भी कर सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ क्या है, परचेज करी, तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर में क्या होगा कि वो पूरी प्रोसेस जो मैंने पढ़ी थी, इस एक्वायरर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी कि आप मैं परसेंट से ज़्यादा खरीद रहा हूँ, आपको नहीं पसंद है तो आप भी अपने शेयर्स को मुझे बोल दो। उस पूरी प्रोसेस को ये बोल देता है अपने ओपन ऑफर। तो इसके अंदर ये लिमिट जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तब मेरे को ओपन ऑफर देना पड़ेगा। बट डिस्क्लोजर में क्या होगा, अपन को ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को लोगों के शेयर्स, पब्लिक के शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीमेशन या फिर कह सकता हूँ इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में 5% की लिमिट को क्रॉस करा या फिर 5% से ज़्यादा थी और 5% से ज़्यादा की 2% से ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ या परचेस कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जाएगी, कोई ओपन ऑफर नहीं जाएगा, किसी की शेयर्स को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ओपन ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये लिमिट क्रॉस करूँगा तब मेरे को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा। टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपने शेयर्स भी मुझे भेज दो, और उस चीज़ को पूरा को बोलते हैं ओपन ऑफर। ओपन ऑफर में क्या क्या होता था, पब्लिक अनाउंसमेंट होता था, लेटर ऑफ ऑफर जाता था, फिर टेंडरिंग पीरियड होता था, फिर टेंडरिंग पीरियड में वो अपने शेयर को टेंडर करते थे, अपने को पेमेंट करना पड़ता था, एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता था, रेगुलेशन 8 की सबसे प्राइस निकालनी पड़ती थी, ये सारा चीज़ें क्या करना पड़ता था ओपन ऑफर में। और ये करना क्या पड़ेगा, ये दोनों लिमिट क्रॉस होगी या ट्रिगर्ड होगी। बट डिस्क्लोजर में क्या है, सिर्फ से और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि हाँ मैंने ऐसा करा, ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोजर के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्लोजर का। आपको आई होप डिफरेंस पता पड़ गया होगा कि डिस्क्लोजर में सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, बट ओपन ऑफर की लिमिट जब ट्रिगर हो रही है तब एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। सपोज कोई एक्वायरर है, वो एक्वायरर ने 3% होल्ड करके बैठा है और 1% होल्ड करना और एक्वायरर करना चाहता है, इन सच के डिस्क्लोजर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 3% होल्ड करता है और एडिशनल 2% एक्वायर करना चाहता है तो डिस्क्लोजर उसको देना पड़ेगा। 4% एक्वायर कर एक्विजिशन था और एडिशनल 2% करना चाहता है तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे भी 5% पहुंच रहा है वो और यहाँ पे 5% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उन दोनों केसेस में उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सपोज कोई एक्वायरर है जो पहले से 5% होल्ड करके बैठा है और एडिशनल 1.5% और खरीदना चाहता है, क्या उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल की कंडीशन क्या थी, 2%। 6% से ज़्यादा की होल्ड करके बैठा है और अब वो एडिशनली 3% और एक्वायर करना चाहता है, क्या उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? यस, उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्वायर करना चाहता है, प्लस हो रही है उससे, सपोज मान लो 8% देना चाहता है और 3% सेल करना चाहता है, इन सच केस क्या उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। तो क्योंकि आइदर वो एक्वायर कर रहे हैं आइदर वो सेल कर रहे हैं और पहले से उसकी होल्डिंग 5% से ज़्यादा हो और उस सेल और परचेज की जो लिमिट है वो 2% से ज़्यादा हो, इन सच केस उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 10% है, 6% वो बेचना चाहता है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। सिंपल, डिस्क्लोजर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना। और ये जो परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम, ये परसेंटेज कितना है? टारगेट कंपनी की शेयर्स का, शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। जैसे टारगेट कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, तो आप कभी भी 5,000 से ज़्यादा की शेयर्स को एक्वायर करते हो, 5,000 मतलब 5%, 5,000 शेयर्स की लिमिट को क्रॉस करते हो, तब आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो 5,000 से ज़्यादा की एक्वायर करके बैठे हो और किसी साल किसी भी टाइम 2,000 या 2,000 की ज़्यादा शेयर्स और खरीदते हो या 2,000 के शेयर को और बेचते हो, तब आपको वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आपका लास्ट टॉपिक बड़ा बचा है इस
चैप्टर का, वो है एग्जम्पशन। सबसे बेहतरीन चैप्टर है और बेहतरीन टॉपिक है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होता है और क्या नहीं होता है अब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद।